हेलो दोस्त, आप लोगों का काफ़ी मांग पर आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव का, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और हम काफ़ी अच्छा समझाएंगे। ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना समझाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग समझिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं उसको बता देना चाहते हैं कि अभी तक हम साइंस का मॉडल सेट, टोटल मॉडल सेट 7 तक अपलोड कर चुके हैं, हिंदी का मॉडल सेट अपलोड कर चुके हैं, मैथ का भी मॉडल सेट सभी अपलोड कर चुके हैं, और मैथ का 2018 का फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन भी अपलोड कर चुके हैं। सोशल साइंस का भी मॉडल सेट हम अपलोड कर चुके हैं, एक दो मॉडल सेट और बाकी है। संस्कृत का एक मॉडल सेट अपलोड कर चुके हैं, और फिजिक्स का क्विक रिवीजन वीडियो मात्र 1 घंटा पूरा फिजिक्स आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी अपलोड कर चुके हैं। और मैथ का सारा फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी को सिर्फ 1 घंटा में हम ख़त्म कर चुके हैं, वो भी क्विक रिवीजन वीडियो ही मानिए आप लोग। तो इतना कर चुके हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो देखते हैं, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद फिर सोशल साइंस का भी लेते आएंगे। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष के कारण बताना है और एवं उनका निवारण भी बताना है। ठीक है, तो देखो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो है दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी बोला जाता है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसको दूर दृष्टि होता है, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि से पीड़ित होता है, ठीक है ना, उसे दूर की वस्तु स्पष्ट तो दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो याद रखना, इसका परिभाषा लिखना है। तो जो दोष बोलेगा वो स्पष्ट दिखाई देगा, और जिसका नहीं बात करेगा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। अब इसका कारण जान लेते हैं, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का प्रतिबिंब का दूर बनना है, रेटिना का पार कर जाना। सिंपल सी बात समझना है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब का दूर बनना अर्थात रेटिना का पार कर जाना। तो रेटिना कब पार करेगा आप लोग खुद समझिए, जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, तो वो जो है नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब जो है उससे पार होके बनेगा। ठीक है ना। तो नेत्र गोलक का छोटा जाना अर्थात नेत्र लेंस, छोटा का मतलब क्या होता है कि नेत्र लेंस जो है आपका उत्तल लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। जैसे ही घट जाता है, कम हो जाता है, तो जो किरण आता है वो रेटिना को पार होकर दूर में जाकर बनता है। तो ठीक है, तो दूर जब बनेगा तो नेत्र गोलक का छोटा जाना। अगला देखते हैं, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला जाना। सिंपल सी बात है कि लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो गया यानी उसका क्षमता घट गया, और उसका क्षमता घट गया मतलब वो किरण को उतना मोड़ नहीं पाया, अर्थात जो है किरण काफ़ी ज़्यादा दूर जाके मुड़ा, अर्थात रेटिना को पार कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। सिंपल सी बात समझ गए। ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं इसका उपचार। इसका उपचार क्या है कि इस दोष का उपचार उत्तल लेंस से होता है। इसका याद करने ट्रिक क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दूर। तो दूर में है 2 अक्षर, 2 आरो, दूर 2 अक्षर है, तो इसका उपचार होगा 3 अक्षर वाला लेंस से। तो बताओ अवतल में 3 अक्षर आता है कि उत्तल में आता है, तो उत्तल में 3 अक्षर आता है, ऊ तो लो, तो 3 अक्षर से उपचार होगा। तो 3 अक्षर वाला लेंस फिर आया उत्तल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस से उपचार किया जाता है। आप देखते हैं निकट दृष्टि दोष, बस जस्ट उसी तरह आप लोग को करना है कि इसमें क्या होगा। निकट दृष्टि दोष में, जो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट तो दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे कारण जान लो आप लोग। कारण क्या है, निकट यानी प्रतिबिंब निकट ही बन जाना, इसलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, प्रतिबिंब निकट ही बन जाना। अच्छा, प्रतिबिंब निकट कब बनेगा आप लोग सोचिए खुद, जब जो है नेत्र लेंस और नेत्र गोलक का लंबा हो जाएगा। जब लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो उतना दूर किरण नहीं पहुंच पाएगा और पहले ही बन जाएगा, निकट बन जाएगा। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है ना, इसका कारण है निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। लंबा का मतलब क्या हुआ कि नेत्र लेंस जो मेरा उत्तल लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो
जो लेंस की क्षमता था किरण को मोड़ने का वो बढ़ गया होगा, जिसके कारण किरण को जल्दी मोड़ दिया यानी निकट ही मोड़ दिया, यानी रेटिना से पहले ही मोड़ दिया। दूसरा कारण मेरा है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। और आप लोग जानते हैं कि नेत्र लेंस जब आवश्यकता से अधिक मोटा होता है तो उसका क्या होता है, क्षमता बढ़ जाता है। क्षमता बढ़ता है तो किरणों को अधिक मोड़ता है। जब किरण को अधिक मोड़ेगा तो उसका क्या होगा, जहाँ किरण एक दूसरे मिलता है वहाँ होता है फोकस दूरी, तो उसका फोकस दूरी घट जाएगा और किरण नज़दीक ही मुड़ जाएगा, निकट ही मुड़ जाएगा। निकट ही मुड़ेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मेरा इसका उपचार कैसे करना है। देखो निकट में कितना अक्षर है, 1 2 3, तो इसका उपचार होगा 4 अक्षर वाला। 4 अक्षर वाला किस में आता है, उत्तल में कि अवतल में, तो अवतल में आता है, तो इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। अब आता है जरा दृष्टि दोष। अच्छा, जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, आप दोनों को कंबाइन कर दो, यानी जरा दृष्टि दोष वाला को निकट का वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और नहीं तो उसको दूर की वस्तु ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छा, यह दोष कब उत्पन्न होता है, ये दोष जो है वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि इस दोष में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु और न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और यह दोष वृद्धावस्था में होता है। अच्छा, ये क्यों होता है, आप लोग पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या होता है, कि समंजन क्षमता होता है क्या, कि वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, आँख जो है अपना मैनेज करके उसे साफ साफ देख लेता है, ठीक है ना। तो यही सी बात है कि दूर और नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख लेता है, लेकिन समंजन क्षमता जब खराब हो जाता है तो न तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, न तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वही यहाँ लिखे हैं कि नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। पहला कारण है नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। जो बच्चा होता है, जो युवा होता है, उसका नेत्र लेंस का लचक ज़्यादा होता है। जब दूर का वस्तु देखना हो तो लेंस जो पतला हो जाता है, नज़दीक का वस्तु देखना हो तो लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस लचक ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर इसमें, अब अगला क्या है मेरा कि सीरियली मांसपेशिया के समंजन घट जाना। समंजन का मतलब बता दिए क्या है कि वस्तु दूर हो नज़दीक हो तो आँख अपना मैनेज करके वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन जब समंजन घट जाएगा तो वो दूर की वस्तु न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इसमें 2 कारण है, लचक कम हो जाना और सीरियली मांसपेशियाँ के समंजन घट जाना। सीरियली मांसपेशिया जो लेंस पर दबाव बनाता था फैलने का, उसको मोटा करने का, वो घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका उपचार क्या है। तो जब इसमें दोनों दोष है तो इसका उपचार होगा दोनों लेंस से, और जब दोनों लेंस को चश्मा में जोड़ दिया जाता है तो दोनों लेंस को एक साथ बोलते हैं बाइफोकल लेंस। अब आया मेरा ओम का नियम। क्या आया है, ओम का नियम आप लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो यहाँ लिखा ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, या क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि ओम के नियम को लिखें और एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह भी आए या इस तरह भी आए, आंसर सेम। देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम तो सभी लोग जानते हैं। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए अर्थात निश्चित ताप पर क्या होता है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है, उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है तो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात रखना है कि निश्चित ताप पर क्या होगा, जब ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, और जितना कम धारा प्रवाहित करेंगे उतना कम विभवांतर उत्पन्न होगा। अर्थात दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ लिखे हैं कि विभवांतर उसके समानुपाती होता है धारा के, आप लोग जानते हैं कि पढ़ चुके हैं इस तरह कई बार। जब समानुपाती हटता है तो उसके लिए कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर नियतांक क्या आया, देखो भी का तो भी है, आई का तो आई है, तो आर मेरा आया है, तो आर मेरा आया नियतांक। अच्छा, ये आर मेरा क्या है, तो ये मेरा आर है, जहाँ आर नियतांक है जो चालक तार की प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का सही मतलब होता है ओम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरा है ओम के नियम को सत्यापन। तो ओम के नियम सत्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको पिक्चर अच्छा समझना। अगर पिक्चर आपको समझ आ गया तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, हम क्या लिए पिक्चर में, क्या लिए, एक शुष्क सेल लिए, ठीक है ना, एक एमीटर लिए हैं, एक वोल्ट मीटर लिए और एक स्विच लिए हैं, और ये मेरा है एक नाइक्रोम के तार लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए नाइक्रोम का तार लिए हैं पी क्यू। कुछ नहीं बोलना है, बोलना आप लोग क्या है कि हम चित्रानुसार, ठीक है ना, उपयुक्त चित्रानुसार हम क्या करते हैं, एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच
तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े PQ को लेते हैं तथा चित्रानुसार उसे सजा देते हैं। जैसे इसी तरह बोलना है। आप लोग जानते हैं कि एमीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ये तो सभी लोग जानता है, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाला बात है, आप बोलना है क्या, जब हम स्विच एस को ऑन करते हैं, इसको ऑन करेंगे, ऑन का मतलब इसको सटाएंगे, यहाँ बंद करेंगे तो क्या होगा, इससे परिपथ से होकर धारा बहने लगती है, परिपथ से होकर धारा बहने लगती है। तब एमीटर परिपथ से होकर बहने वाला धारा को माप लेता है तथा वोल्ट मीटर नाइक्रोम के तार के छोर PQ के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं और पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। अब इसी प्रयोग को बारी बारी से दोहराते हैं और 2 सेल के यहाँ पर 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल बारी बारी से लगाते हैं और एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। और जब हम देखते हैं V विभवांतर और I धारा के अनुपात का, तो लगभग विभवांतर और धारा का अनुपात लगभग हमेशा समान प्राप्त होता है, चाहे वो 1 सेल हो या 2 सेल हो या 3 सेल या 4 सेल या 5 सेल, हमेशा विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा समान प्राप्त होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग को बोलना है। तो सिर्फ देखो हम पिक्चर देख के बोल दिए, आप लोग को इसी तरह बोलना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम धारा को x अक्ष में और विभवांतर को y अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और सरल रेखा प्राप्त का मतलब क्या हुआ, सरल रेखा का मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। इतना बोलना है, वही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, उपयुक्त चित्रानुसार हम एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े PQ को परिपथ में सजाते हैं। जो सजाया था उसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच को ऑन करेंगे, देखो क्या होगा, अब हम स्विच एस को बंद नहीं मतलब ऑन, बंद मतलब जैसे वहाँ पर यहाँ पर ऑन था, ये खुला हुआ था ना, ये खुला था, क्या था, खुला। इसको बंद करेंगे तो यहाँ सट जाएगा, ठीक है, तो ऑन हो जाएगा। बंद का मतलब यहाँ समझना ऑन, ये नहीं कि बंद हो गया, ठीक है। तो खुला का मतलब ऑफ, ठीक है ना। तो बंद करते हैं तो परिपथ में होकर धारा बहने लगती है और एमीटर परिपथ में बहने वाला धारा को मापता है। सब जानता है कि एमीटर धारा को मापता है तथा वोल्ट मीटर नाइक्रोम के तार PQ के सिरों के बीच विभवांतर को मापता है। अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाकर पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन नोट करते हैं। इस प्रयोग को अब बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं और एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं कि एमीटर कितना धारा मापा है और वोल्ट मीटर कितना विभवांतर मापा है। और हम देखते हैं प्रत्येक बार जब देखते हैं विभवांतर और धारा के अनुपात V/I के अनुपात हमेशा समान होता है। क्या होता है, समान होता है। चाहे 1 सेल लगाओ, चाहे 2 सेल लगाओ, चाहे 3 सेल लगाओ, चाहे 4 सेल लगाओ, हमेशा लगभग क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि आगे चलो और कुछ और करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब एमीटर द्वारा जो मापा गया धारा था उसको y अक्ष में तथा वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया जो विभवांतर था उसको x अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। देखो धारा को y अक्ष में, विभवांतर को x अक्ष में लेकर ग्राफ खींचे तो ग्राफ मेरा सरल रेखा प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इस प्रकार मेरा ओम का नियम सिद्ध हुआ था। काफ़ी इजी है, पिक्चर देख के बोलिए, 2-3 बार बोलने की कोशिश कीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, इसके बनावट कैसे बना है और इसका कैसे काम करता है, अर्थात क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, इसका पहले सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत क्या है, तो आप लोग जहाँ हम बता चुके हैं क्या कि सिद्धांत में क्या लिखते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत, तो विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा को ये बदलेगा, विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा को ये बदलेगा, ये ट्रिक है। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग को बता दें कि आप लोग को जनरेटर स्टार्ट करने दे दें और विद्युत मोटर स्टार्ट करने दे दें तो आप लोग को बायां हाथ का खेल कौन होगा, आप लोग बोलिएगा मोटर को तो हम बायां हाथ से स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा बायां हाथ का खेल है, इसलिए ये ट्रिक हुआ।
इसलिए बोलेंगे कि विद्युत मोटर जो मेरा है यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। अब आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग पिक्चर देखना है, पिक्चर देख के हम सब कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसका बनावट का चर्चा करना है, बनावट का चर्चा। आप लोग को पिक्चर इसी तरह बनाना है, जिस तरह किताब में बुक में दिया हुआ उस तरह नहीं बनाना है। उस तरह बनाइएगा तो आप लोग को टाइम पार होगा पिक्चर बनाने में ही। तो लिखिएगा कब बताइए। तो आप लोग को पिक्चर इसी तरह बनाना है, सिंपल से बनाना है इस तरह, ठीक है ना। ये नहीं कि बनाने में टाइम पार कर दीजिएगा। तो देखो इसको बनाते हैं, इसका हम बनावट क्या है। तो बनावट में क्या है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, पहले एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, और जिसका अवतल, ये अवताकार के देख लो, इधर से देखेंगे तो क्या होगा, ये अवताकार का होगा, और इधर से देखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, अवताकार का होगा। जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली, ये तांबे की तार की कुंडली होता है, तांबे की तार की कुंडली होता है, और जिसे हम इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अब आर्मेचर के दोनों छोर, आर्मेचर के, ये बनावट बता रहे हैं, आर्मेचर के दोनों छोर खंडित विभक्त बल है। खंडित विभक्त बल है, मतलब ये जुटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। क्या है, देखो ये आधा हाफ है, ये भी हाफ है। खंडित विभक्त बलय से जुड़ा होता है, खंडित विभक्त बलय से जुड़ा होता है, और इन दोनों विभक्त वलयों को ब्रश B1 तथा B2, कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करता है, नहीं कि इसमें ज्वाइंट रहता है, हल्के से स्पर्श करता है, ठीक है ना। और अब ये हुआ इसका बनावट हुआ, क्या हुआ, बनावट। अब इसका देखते हैं क्रियाविधि, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो आप लोग पहले हम बता रहे थे, उसको हम दे देंगे देखने के लिए जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देने वाला बात है कि इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, देखो इसमें बैटरी लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, बैटरी जब लगा हुआ तो इसमें धारा हम दे दिए, धारा दे दिए, सिंपल सी बात है, धारा हम दे दिए। और यहाँ चुंबक लगा हुआ है, तो चुंबक लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, जब चुंबक लगा हुआ है तो इसको हम चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिए, चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिए। तो सिंपल सी बात है, जब धारा मिल गया, चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, तो बल अपने आप उत्पन्न होगा, बल अपने आप उत्पन्न होगा। और फ्लेमिंग के बाएं हस्त बल जब उत्पन्न होता है तब फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का यूज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से करंट बहना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर जाकर इधर बह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को, देखो ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये मेरा अंगूठा है, ये देखो मेरा धारा इधर ही बह रहा था ना, अभी दिखाई दे, धारा इधर ही बह रहा था, तो ये मेरा धारा दिशा दिखा रहा है। और इसको मान लो नॉर्थ चुंबक और इसको मान लो साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुआ इधर से ये साइड। तो देखो ये मेरा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी दिखा रहा है। मध्यमा मेरा इसमें धारा इधर बह रहा है, तो धारा दिशा को दिखा रहा है। तो देखो अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंगूठा मेरा अपने आप ऊपर दिशा इंडिकेट कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, धारा हो गया, तो ये मेरा बल की दिशा दिखाएगा, तो अंगूठा मेरा बल की दिशा दिखाएगा। तो ये मेरा जो है ये वाला छोर ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। हम छोटा सा आर्मेचर बनाया, आप लोग देखिए, छोटा सा आर्मेचर है, इसमें बल रहेगा, और ये अंगूठा ऊपर दिखा रहा था, तो ये ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये मेरा कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे, ऐसे आकर ऐसे ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। और एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जब एक चक्कर ये पूरा करता है, आधे चक्कर के बाद क्या होता है, इसका ये वाला छोर ये साइड चल जाता है, और ये वाला छोर ये साइड आ जाता है, और ये जो B1 से सटा रहेगा, ये ब्रश, सॉरी, ये जब R1 ये जो मेरा है B1 से ब्रश जो सटा रहेगा वो जाकर सटेगा B2 से, और ये जो B2 से जो सटा रहेगा वो सटेगा B1 से, ठीक है ना। देखिए ऐसे घूरेगा तो इस तरह पलटी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्रियाविधि समझते हैं। तो ध्यान देना है कि बोलना है आप लोग को कि जब हम आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं, जब स्विच को ऑन करेंगे तो आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है। देखो आर्मेचर से होकर यहाँ परिपथ में आया, यहाँ आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है। और तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा में मिल गया, और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, कुंडली के AB तथा CD पर, इसको मान लो A, B और यहाँ C और यहाँ D, चुंबक के AB तथा CD कुंडली पर दो बल लगेगा, ये इस पर लगेगा ऊपर बल और इस पर लगेगा नीचे बल। तो दो बल लगेगा और दोनों समान बल लगेगा, जितना ऊपर इस पर बल लग रहा है उतना नीचे ही इस पर बल लगेगा, ठीक है ना। तो चुंबक, तो क्या होगा इसमें,
कि ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत, इसमें ऊपर इसमें नीचे, किंतु विपरीत दिशा में बल लगती है। क्या लगती है? बल। इससे क्या होता है? एक बल युग्म का निर्माण होता है। बल युग्म का निर्माण होता है, एक बल इधर एक बल उधर, एक ऊपर एक नीचे, तो इससे एक बल युग्म का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। आर्मेचर जो है ये जो मेरा आर्मेचर था ये घूरने लगता है। क्या होता है? ये घूरने लगता है, ठीक है ना। ये आर्मेचर मेरा क्या करता है? घूरने लगता है, ठीक है। और जब आधे घूर्णन पूरा करता है तो बताए थे आधे घूर्णन के बाद ए बी मेरा यहाँ चला आएगा और सी डी मेरा यहाँ आएगा, इस तरह बताए थे ना। ये मेरा ए बी है और ये मेरा सी डी है, आधे घूर्णन के बाद इस तरह हो जाएगा। ए बी जो था, जो मेरा ए बी था ये मेरा यहाँ आ जाएगा, और जो सी डी था ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और जो मेरा B1 से टच कर रहा था ब्रश से वो मेरा B2 से टच करेगा, और जो मेरा ये B2 से टच कर रहा था ये मेरा आकर B2 से टच करेगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि आधे घूर्णन के बाद जब सी डी भुजा यहाँ आ जाता है, ए बी भुजा यहाँ आ जाता है, तो सी डी भुजा ऊपर चली जाती है एवं सी डी भुजा नीचे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसका नाम ए बी देंगे, इसका सी डी, तो यहाँ सी डी भुजा ऊपर चला जाएगा और ए बी भुजा नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे आती है। और यहाँ ब्रश में भी क्या होगा? चेंजिंग होगा, ठीक है। तो बोलेंगे आधे घूर्णन के बाद सी डी भुजा ऊपर चला जाता है, ए बी भुजा नीचे आता है, और यहाँ पर आर्मेचर के दोनों छोर जो B1 से टच कर रहा था वो B2 से टच करेगा, जो B2 से टच कर रहा था B1 से टच करेगा, यानी उसका अर्धबलय भी अलग अलग ब्रश को टच करने लगता है। तो इस प्रकार क्या होगा? ए बी सी डी तथा ए बी में धारा की दिशा समान बना हुआ रहता है, और इस प्रकार जो बलयुग्म है आर्मेचर को एक ही दिशा में लगातार घुमाते रहता है, एक ही दिशा में लगातार घुमाते रहता है, ठीक है। इतना ही बोलना है आप लोग को, ठीक है। चलो क्लास में रहता है तो हमको समझाने में बनता है, यहाँ वीडियो तो यहाँ समझाने बन नहीं रहा क्योंकि हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्लास में बच्चा को अच्छा तरह से, स्टूडेंट जो होता है उसको अच्छा तरह से समझाते हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्या बोलना है? ध्यान देना है कि जब यहाँ ध्यान देना है, एक चीज़ आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि जब अर्धबलय रहेगा तो उसमें ध्यान देना है कि जो उसमें धारा जो है एक ही दिशा में बहेगा, धारा एक ही दिशा में बहेगा। और जब पूर्ण बलय रहेगा तो धारा जो है वो कभी इधर से बहेगा तो कभी इधर से बहेगा, ठीक है ना। इधर से तो कभी इधर से, कभी इधर से तो कभी इधर से, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी तरह परीक्षा में आप लोग को लिखना है। देख लो, ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा है डायनेमो, अर्थात विद्युत जनित्र क्या है बताना है, उसके सिद्धांत बताना है, इसका बनावट क्या क्या मिल के बना हुआ है एवं क्रियाविधि ये कैसे काम करता है का वर्णन करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाले, यहाँ डायनेमो सिर्फ बोल दिया है। अब हमको पता नहीं है कि AC डायनेमो लें यानी AC जनरेटर लें या DC जनरेटर लें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ दोनों दिखाना पड़ेगा। और किसी एक के बारे में अगर पूछता तो हम किसी एक को, यहाँ पर हम तो DC के बारे में पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है ना, लेकिन AC का थोड़ा ट्रेलर उसमें ऐड कर देंगे। DC का जहाँ दोनों में भिन्नता है वहाँ से हम AC को अभी शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है तो आप लोग जानते हैं कि डायनेमो यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, जिसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर में क्या करते हैं हम? बल लगा के जो होता है, जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं ना, एक लोहा का रड निकला रहता है, उसको हम घुमाते हैं तो बल लगाते हैं, तो अपना अंदर का ऊर्जा लगाते हैं, तो उसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ऊर्जा लगाते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? धारा, ठीक है ना। तो यही इसका सिद्धांत है क्या कि डायनेमो या विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी मेरा अंदर के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर स्टार्ट करना मेरा बायां हाथ का खेल नहीं है, उसमें बहुत ताकत लगता है, अर्थात ये दायां हाथ का खेल है, इसलिए यह फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर आधारित है, ये ट्रिक था, ठीक है ना। आप देख लो, यहाँ पर DC जनरेटर का चित्र बना है और यहाँ पर AC जनरेटर का चित्र बना है। दोनों में बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर जो है तांबे का, वहाँ पर मोटर ने बताया था पीतल का ये था, किसका था? पीतल का खंडित अर्धबलय था, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा तांबे का खंडित अर्धबलय रहेगा। और AC डायनेमो में क्या रहेगा? यहाँ अर्धबलय है लेकिन यहाँ पर रहेगा पूर्ण बलय, तांबे के पूर्ण बलय रहेगा। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ अर्धबलय है तो इसमें धारा दिशा एक ही दिशा में बना रहेगा, और यह जब पूर्ण बलय है तो इसमें धारा दिशा जो है कभी इधर से बहेगा तो कभी इधर से बहेगा। अब बात करते हैं इसका बनावट क्या है। बनावट मेरा क्या है, ध्यान देना है।
इसमें क्या होता है, इसमें भी आर्मेचर होता है। आर्मेचर कैसा होता है देखो आप लोग, इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें विद्युत रोधित तांबे की तार की कुंडली, ये मेरा जो है विद्युत रोधित तांबे की तार की कुंडली होता है। और ये कुंडली किस, ये विद्युत रोधित तांबे में तार की कुंडली ABCD नर्म लोहे की करोड़ पर लिपटी रहती है। जो विद्युत रोधी तांबे के तार होता है, ये नर्म लोहे का एक करोड़ होता है, उस पर क्या होता है आपको देखोगे इस तरह लपटा हुआ रहता है तांबे की तार, बहुत तो लपटे हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं आर्मेचर। अब आर्मेचर के दोनों छोर, आर्मेचर का मेरा दोनों छोर, आर्मेचर के दोनों छोर तांबे के, यहाँ बात कर रहे हैं तांबे का रहेगा, याद रखना, वहाँ मोटर ने पीतल के बताए थे, यहाँ तांबे के अर्ध विभक्त वलय, अर्ध विभक्त वलय, हम डीसी के बारे में बता रहे हैं पूरा, अर्ध विभक्त वलय से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अर्ध विभक्त वलय से जुड़ा होता है। और यह दोनों अर्ध विभक्त वलय कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 को स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है, जिसे चालक तार द्वारा क्या कहता है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ इसका बनावट, जितना मिलके ये बना हुआ था। और इसमें एक चीज़ छूट गया है कि ये जो है इसमें एक शक्तिशाली चुंबक भी होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है, इसके बीच क्या होता है आर्मेचर रखा हुआ रहता है। अच्छा कार्यविधि देखिएगा, तो कार्यविधि का क्या होगा, कार्यविधि का क्या होगा, जब हम आर्मेचर को क्या करेंगे, इसमें तो क्या करेंगे, जब हम जनरेटर को घुमाते हैं यानी बल दे दिए, घुमाते हैं जब उसको, तो जनरेटर में जो कुंडली निकला हुआ रहता है, तो रड निकला रहता है, तो उसको घुमाते हैं यानी अपना यांत्रिक बल दिए, क्या दिए, बल दिए। और यहाँ चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिए, चुंबकीय क्षेत्र भी हम दे दिए। तो सिंपल सी बात है, जब दो चीज़ मिल गया तो क्या नहीं मिला, धारा नहीं मिला, तो धारा अपने उत्पन्न होगा। तो जब धारा उत्पन्न होगा तो वो दिखाते हैं किससे, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर। तो बोलना है क्या, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, जो माइकल फैराडे ने खोज किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है। और जब आर्मेचर ऊर्ध्वाधर स्थिति को, जब आर्मेचर जो है ऊर्ध्वाधर, मतलब ये देखो ये 36 है, ऊर्ध्वाधर स्थिति इस तरह होगा, इस तरह ऊर्ध्वाधर होगा। जब आर्मेचर ऊर्ध्वाधर स्थिति को पार करती है तो प्रत्येक अर्ध वलय अलग अलग ब्रश को, सिंपल सी बात है, ये मेरा B1 को टच कर रहा है, तो ये अब जब ऊर्ध्वाधर स्थिति इस तरह होगा, जब ऊर्ध्वाधर स्थिति को इस तरह पार करेगा तो प्रत्येक अर्ध वलय क्या करेगा, अलग अलग ब्रश को स्पर्श करने लगेगा। यहाँ B1 को कर रहा था, यहाँ जाकर B2 को स्पर्श करेगा, तो अलग अलग ब्रश को स्पर्श करने लगता है, जिससे धारा आर्मेचर से होकर हमेशा एक ही दिशा में बहती है। आर्मेचर से होकर धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, अगर इधर बह रहा है तो इधर ही बहेगा, अगर इधर बह रहा है तो इधर ही बहेगा, एक ही दिशा में बहते रहती है, ठीक है ना। और जब एक ही दिशा में बहता है तो इस जनित्र को DC जनित्र या DC जनरेटर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा वो DC जनरेटर के बारे में हम बताया है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जब AC के तुलना बताएंगे, AC के बारे में बताएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जहाँ बताए थे हम तांबे के अर्ध विभक्त वलय, वहाँ सिर्फ लिख देंगे क्या, तांबे के पूर्ण वलय, बस इतना चेंजिंग करना है, ठीक है। तो ये ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका, और इसमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लो ये मेरा मैथ से थोड़ा समझते हैं कि दिशा में क्यों बना रहता है धारा। तो मान लो ये मेरा क्या है, प्लस क्या है, तो यहाँ पर ये जब बदला तो इधर गया है ना, इधर गया तो एक जगह यहाँ बदला, तो यहाँ पर मान लो माइनस हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ भी बदलता है। ये मेरा जब B1 से टच कर रहा था, लेकिन ये जब उधर जाएगा तो B2 से टच करेगा, तो 2 बार आ गया माइनस, तो माइनस फिर मेरा क्या जाएगा, प्लस। क्या होगा, प्लस, ये मेरा प्लस था, समझते हैं मेरे से, ये तो कुछ रीजन नहीं है, सब समझते हैं। ये प्लस था, यहाँ जाने पर क्या हुआ, माइनस। क्या हुआ, और ये भी पलटा तो फिर हुआ माइनस, और माइनस फिर क्या जाएगा, प्लस, प्लस से हो गया, यानी धारा की दिशा में बहता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्ण वलय है, ब्रश जो है जिससे टच कर रहा है उसी से हमेशा टच करते रहता है। B1 से टच कर रहा है तो ये B1 से टच करते रहेगा, और ये जो पूर्ण वलय है B2 से टच कर रहा है तो हमेशा B2 से टच करते रहेगा। तो यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं होता है, और यहाँ पर क्या होता है, चेंजिंग होता है, एक ही बार चेंजिंग होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस, फिर यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें धारा क्या होगा, दोनों दिशा में बहता है, दोनों दिशा में बहता है, और धारा जो है निश्चित नहीं होता है, और उसका परिणाम भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, शुरू से देख लें आप लोग। अब थोड़ा AC के देख लेते हैं, AC थोड़ा सा अथिला, वही हम लिखे क्या, AC जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। यदि हम अर्ध वलय, जहाँ था तांबे के अर्ध वलय था, यदि एक विभक्त वलय, ठीक है ना, एक
विभक्त वलय के स्थान पर यानी वही अर्ध वलय के स्थान पर दो सर्पी वलय यानी पूर्ण वलय जो पूरा गोल हो, कटा हुआ नहीं हो, सर्पी वलय C1 एवं C2 का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ब्रश जो है हमेशा एक ही पूर्ण वलय से हमेशा स्पर्श करते रहता है, इसलिए क्या होगा, धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी AC धारा कहते हैं और इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी AC जनरेटर कहा जाता है। तो जब पूछेगा डायनेमो क्या है तो आप लोग लिख दीजिएगा उसी तरह। दोनों को डायनेमो आप किसके बारे में पूछा नहीं पता है तो दोनों किस तरह लिखिएगा, ठीक है ना। और किसी एक के बारे में पूछ देगा DC बारे में तो उस तरह लिख दीजिएगा। अगर किसी AC के बारे में पूछेगा तो AC बारे में जहाँ DC में हम दिया था अर्ध वलय वही लिख के क्या करिएगा, वहाँ सिर्फ पूर्ण वलय डाल दीजिएगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर करना है। एक क्वेश्चन लास्ट रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये मेरा धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सर्वप्रथम खोज किसने खोज किया था? ये सर्वप्रथम किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। बताना है इसे दिखाने के लिए ओरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें, यानी ओरस्टेड ने क्या प्रयोग करके बताया था। तो देखो इसमें क्या करना है आप लोग कुछ नहीं करना है। एक आप लोगों को लेना है, क्या लेना है, चालक तार लेना है, ठीक है ना। और उसको क्या करना है, उत्तर दक्षिण दिशा में टान लेना है, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रयोग को दिखाने के लिए चालक तार AB, ये मेरा चालक तार है AB, चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में, ये मेरा हुआ नॉर्थ, ये हुआ मेरा साउथ, ना तो इधर मान लो साउथ, इधर मान लो नॉर्थ साउथ में उत्तर दक्षिण दिशा में टान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे क्या किए, देखो ये रेड वाला, देखो रेड वाला एक चुंबक को रख दिया इसको समांतर, क्या किए, तो तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NH रख दी जाती है और जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, अभी धारा मान लो प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो क्या है, तार के समांतर है, क्या है, क्योंकि चुंबक भी होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में आकर रुकता है। तो इधर नॉर्थ है तो इधर पटी उसका एक छोर इसका ये साइड और इधर साउथ है तो एक छोर इसका ये साइड, यानी जस्ट तार के समांतर है। धारा नहीं प्रवाहित होती है तो तब सुई पृथ्वी के चुंबक के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहती है, इधर उत्तर इधर दक्षिण दिशा में स्थित है। लेकिन याद रखना, जब धारा जैसे ही इससे बहने लगेगा तो क्या होगा, ये चुंबकीय सुई जो है इधर विक्षेपित होगा, किधर होगा, इधर, ठीक है। तो यहाँ हम दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। एक बार धारा जब इधर बहेगा तो उसके कारण देखना है चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित होता है, और जब एक बार धारा इधर बहेगा तो उसके कारण देखना है कि चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित होता है। देखना है कि जब धारा इधर बहेगा तो चुंबकीय सुई मेरा इधर विक्षेपित होगा, क्योंकि धारा बहने से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो जब नॉर्थ से साउथ की ओर, जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, तो इसलिए ये सुई पर बल लगाएगा तो ये मेरा इधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, ये साइड, ठीक है ना। ये वाला जो सुई था ये विक्षेपित होकर ये इस तरह आ जाएगा, ये ब्लैक वाला इस तरह पोजीशन 90 डिग्री पर आ जाएगा। और याद रखना है, जब धारा मेरा इधर से बहेगा तो धारा दिशा बदल गया, धारा दिशा बदलेगा तो ये सुई के जो है ये छोर अब ये छोर विस्थापित होगा 90 डिग्री पर तो आएगा ही, लेकिन ये छोर अब विस्थापित होगा, ये वाला जो नॉर्थ साउथ की ओर है वो छोर विस्थापित होकर इधर आएगा और ये वाला छोर विस्थापित होकर इधर आएगा, फिर 90 डिग्री पर ही आएगा, लेकिन विस्थापित जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें हम चेक किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने धारा की दिशा को बदलकर, और एक प्रयोग और किया था, एक बार क्या किया था, चुंबकीय सुई लिया था और चुंबकीय सुई पर चालक तार को रख दिया था, ठीक है। और जब धारा दिशा प्रवाहित किया तो इसमें जो विक्षेपित हुआ था ये दिशा हुआ, किधर हुआ, ये दिशा में। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर चुंबक नीचे है और ये तार ऊपर है। क्यों ऊपर है, कैसे पता चलेगा, तो देखो तार हमको दिखाई दे रहा है, अगर तार नीचे रहता तो इतना भाग जो है तार का दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुंबक से ढक जाता, ठीक है ना। तो क्या है, जब तार एक प्रयोग किया था क्या कि चुंबकीय सुई को नीचे रखा और तार को ऊपर रखा है, तो टच नहीं करेगा, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3D तो बना नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, तो चुंबकीय जब धारा से प्रवाहित किए तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण इस दिशा में हुआ, और यहाँ ध्यान देना है, अब चुंबक मेरा कहाँ है, ऊपर, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ देखो तार जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी तार जो है मेरा चुंबक से ढक गया है, इसे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि चुंबकीय सुई को ऊपर रखा और तार को उसके नीचे रखा और धारा दिशा वही था, देखो धारा ऊपर ही जा रहा है और यहाँ भी धारा ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन चुंबक के स्थिति में परिवर्तन किया, एक बार ऊपर रखा एक बार नीचे रखा। तो देखा क्या, जब ऊपर रखें तो चुंबक ये सुई का विक्षेपित इस तरह हो रहा है। सही, विक्षेपित किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है। तो दो प्रयोग किया था, पहला प्रयोग क्या, पहला धारा की दिशा को चेंज किया था, यानी धारा एक बार इधर से बहा तो मेरा चुंबकीय सुई जो है इधर विक्षेपित हुआ,
जब इधर विक्षेपित हुआ और जब धारा जब इधर से बहा तो चुंबकीय सुई जो है इधर विक्षेपित हुआ, ठीक है ना, और 90 डिग्री पर विक्षेपित हो गया। तो एक बार धारा की दिशा को बदल कर चेक किया था और एक बार क्या किया था, धारा की दिशा को सेम रहने दिया, धारा ऊपर ही बह रहा है, सिर्फ चुंबक को धारा चालक के तार के ऊपर और चालक तार के नीचे रखकर प्रयोग किया था। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। यह विक्षेपित होकर क्या हुआ, तार के लंबवत हो जाती है। तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा उलट देने पर, बताया था कि पहला प्रयोग में वो धारा की दिशा को बदला था, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा उलट देने पर भी सुई का विक्षेप तार के लंबवत होता है। तार के देखो लंबवत हमेशा तार के लंबवत ही था, लेकिन क्या हुआ था, परंतु इस बार ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति में बदल जाती है। पहली बार की स्थिति में क्या हुआ था, ध्रुव की स्थिति बदल गया था। मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो अभी जब धारा की दिशा चेंज किए तो इधर पर मेरा साउथ हो गया, इधर क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। और दूसरा प्रयोग क्या किया था, अब यदि हम धारा की दिशा को समान रखते हुए, धारा दिशा देखो यहाँ पर हम समान रखे थे, यहाँ क्या किए थे, धारा दिशा हम समान रखे थे, धारा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किए, समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर, तार को देखो यहाँ सुई के ऊपर रखे हैं और यहाँ पर तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखे हैं, नीचे रख कर प्रयोग को दोहराते हैं तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है। सुई क्या हुआ, एक बार ये दिशा में विक्षेपित हुआ, देख लो यहाँ पर, एक बार ये दिशा में विक्षेपित हुआ और एक बार ये दिशा में विक्षेपित हुआ। और ये किसके कारण हो रहा है, तो ये क्योंकि ये विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण उस पर चुंबक पर बल लग रहा है और विक्षेपित हो रहा है। अतः ओरस्टेड के प्रयोग से स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करते ही है कि धारा किस ओर बह रहा है, इस ओर बह रहा है या इस ओर बह रहा है, और साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार जो है चुंबकीय सुई के ऊपर है या तार चुंबकीय सुई के नीचे है, और इसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है। और ये किसके कारण विक्षेपित होता है, क्योंकि धारावाही चालक तार से जब करंट फ्लो होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए इसके कारण चुंबक पर बल लगता है और चुंबक विक्षेपित हो जाता है। तो ये रहा ओरस्टेड का प्रयोग, और ये 2014 में क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, ठीक है ना।